हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। हमारा जो लास्ट चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। केमिकल काइनेटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें जो भी जो रासायनिक बलगति की था, उसमें जो भी आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड या फिर नोट से रिलेटेड या फिर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। दोबारा हम लोग उस पर कोई एक नया वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। नोट से रिलेटेड हो आप सर को बता दीजिएगा, मुझे बता देंगे। आफ्टर दैट जो हम लोग नया चैप्टर अपना शुरू करते हैं वो अपना है उपसहसंयोजक यौगिक। ये आपके 9 चैप्टर है आपके बुक के अंदर, ठीक है। 9 चैप्टर है। इसके अंदर जो आपका ये चैप्टर है ये एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें कितने वेटेज होता है इसका? 3 मार्क्स का वेटेज होता है, 3 मार्क्स का आता है। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मोस्टली नामकरण करना होता है, नेम लिखना होता है। तो उसमें आपको नाम लिखना आएगा। एक तो छोटा क्वेश्चन आता है और इसमें 2 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उसमें नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। इसमें समावेयता टॉपिक आएगा, वो पूछ लेते हैं। और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कैसे अपने हाइब्रिडाइजेशन करता है वो उससे रिलेटेड कुछ है, तो वो आपको पूछेंगे, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर में धीरे धीरे सारा पढ़ेंगे, ओके। तो हम लोग अपना फर्स्ट जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है उसको पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज एडिशन कंपाउंड, यानी योगात्मक यौगिक। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशन कंपाउंड। ये डिराइव्ड किससे होते हैं? एडिशन कंपाउंड से होते हैं। एडिशन कंपाउंड का ही टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक योगात्मक यौगिक पढ़ना पड़ेगा। योगात्मक यौगिक, देखो योगात्मक यौगिक का मतलब क्या होता है? योगात्मक यौगिक का मतलब क्या होता है? योगात्मक यौगिक मतलब जब हम लोग 2 या 2 से अधिक यौगिकों को आपस में मिलाते हैं, सरल यौगिकों को, ठीक है, तो वो क्या बना लेते हैं? एक मिश्रित मतलब मिक्स कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन से यौगिक बनते हैं? योगात्मक यौगिक। अब ये योगात्मक यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे योगात्मक यौगिक में हमने बनाया, जैसे मान लो मैंने लिया आपका KCl प्लस MgCl2 इंटू 6H2O, ठीक है, प्लस में। अगर मैंने इन सबको ऐड किया, ठीक है, इन सबको ऐड किया तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा KCl MgCl2.6H2O, ओके। यानी ये एज इट इज क्या बना लेगा? ये इसका नाम होता है कार्नेलाइट, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? कार्नेलाइट होता है। अब इसने ये बना लिया, उसके बाद देखो ये हो गया एक दूसरा हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये है 4KCl प्लस FeCl2 साइनाइड है, ठीक है। ये ब्रैकेट है और ये साइनाइड है। अब इन्होंने अगर बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? जैसे ये फॉर्मेशन होता है तो बनता है K4FeCl6। इस प्रकार से क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स में आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा है ना? ये तो जैसे थे वैसे के वैसे ऐड हो गए, इन्होंने कुछ चेंज किया और कुछ ऐसे एक कॉम्प्लेक्स के अंदर बंद हो गए, कुछ बाहर रह गए, ऐसे कुछ हुआ, ठीक है। तो योगात्मक यौगिकों में भी 2 प्रकार से क्या हो सकता है? एडिशन होता है। इसलिए योगात्मक यौगिक भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक में पहला जो आता है वो आपका आता है द्विक लवण, द्विक लवण। और दूसरा जो आता है वो आता है आपका उपसहसंयोजक यौगिक, यानी जो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो ये है, ठीक है। तो इससे पहले हमें ऑब्वियसली बात है योगात्मक यौगिक पढ़ना पड़ेगा, इसी का एक टाइप होता है उपसहसंयोजक यौगिक। तो उपसहसंयोजक यौगिक और जो ये द्विक लवण, अब इनमें क्या मतलब है? इनको हमने 2 कैटेगरी में क्यों बांटा? देखो, जो द्विक लवण होते हैं इनमें जो हमने जैसे मान लो ये वाला हमने जो लिया था,
इसके अंदर क्या हुआ, जो ये वाले आयन्स हैं ये एज इट इज जुड़ गए हैं, ठीक है। तो जैसे द्विक लवण जो होते हैं ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सरल यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। इसकी भी डेफिनेशन तो वही आएगी कि दो या दो से अधिक सरल यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। अब लेकिन इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि ये जैसे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे मान लो मैं ये वाला ले रही हूँ, ये वाला जो है आपका कार्बोनिलाइट KCl। देखो नोट्स में अगर कोई और एग्जाम्पल मिल जाए तो टेंशन नहीं लेने का, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। KCl, MgCl2 और 6H2, ठीक है। इसको हमने क्या लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया। अब जैसे ये सॉलिड फॉर्म से किस में आएगा, हमने इसको क्या किया, वाटर के अंदर ऐड किया। तो यानी कि हमने इसको जैसे ही वाटर के अंदर मिक्स किया तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, यानी कि खो देते हैं। जो आप इनकी जो खुद की आइडेंटिटी होती है वो खो जाती है। कैसे, ये पूरी तरह से आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त होते हैं। और जो ये इस टाइम पे जो है वो नहीं रह पाते हैं। कैसे, देखो कि जो KCl है, MgCl2 और 6H2, जैसे इसको हमने पानी के अंदर डिजोल्व किया तो ये किस में टूट जाएगा, पोटेशियम आयन में, ठीक है, क्लोरीन आयन में और मैग्नीशियम आयन में, ठीक है। यानी देखो यहाँ से तो पोटेशियम आयन प्राप्त हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, और ये क्लोरीन आयन है तो क्लोरीन आयन मिल जाएंगे हमें। यानी कि यहाँ पर ये अलग अलग आयनों में पूरी तरह से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह से टूट गए ना, पोटेशियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, मैग्नीशियम अलग हो गया। तो द्विक लवण में जैसे जो डबल सॉल्ट, इनको इंग्लिश में बोला जाता है डबल सॉल्ट, जो डबल सॉल्ट होते हैं इनको अगर हम लोगों ने किसके अंदर डाला, पानी के अंदर अगर हम डिजोल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, यानी जो इनकी आइडेंटिटी वो खो जाती है, ठीक है। तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और जैसे है वैसे नहीं रह पाते हैं, और जितने भी इनमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं वो पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो इसमें आयन था पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, तो ये पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं। पहली चीज तो क्या हो गई, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान को, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख देंगे कि पहचान खो देते हैं। दूसरा, पूरी तरह से क्या होते हैं, पूरी तरह से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह से आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। उसके बाद देखो तीसरा जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि ये पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए जब भी हम इनका टेस्ट करते हैं तो ये इन आयनों का टेस्ट देते हैं। देखो कैसे, अगर मान लो यहाँ पर हमें पोटेशियम का टेस्ट करना है तो ये पोटेशियम प्रेजेंट दिखाएगा, ऐसे हम मैग्नीशियम का टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम प्रेजेंट दिखाएगा। तो ये अपने अंदर उपस्थित जो आयन है उनका टेस्ट देते हैं या उनका परीक्षण देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, ये अपने अंदर उपस्थित आयनों का टेस्ट देते हैं। यानी जैसे हम लोग लेबोरेटरी के अंदर इनका टेस्ट करेंगे ना तो यहाँ पर पोटेशियम प्रेजेंट दिखाएगा, क्लोरीन प्रेजेंट दिखाएगा और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट दिखाएगा। ये बात किसकी हो गई, डबल सॉल्ट की। आपको नॉलेज होना चाहिए देखो कि क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड, क्या होते हैं जो ऐड करके दो या दो से अधिक सरल यौगिकों से मिलकर बने यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहा जाता है। जो दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका द्विक लवण, दूसरा उपसंयोजक यौगिक। अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं आपके उपसंयोजक यौगिक पे। यहाँ द्विक लवण में हमने बोला जैसे ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तब ये सही होते हैं, तब ये क्या होते हैं, स्थायी। सॉलिड फॉर्म में तो ये स्थायी है, ऐसा ही है। लेकिन जैसे हमने इसका क्या बना दिया, जलीय विलयन, तो ये क्या हो गए आपके अस्थायी, यानी टूट गए अपने आयनों में, तो क्या हो गए, अस्थायी हो गए। अब उपसंयोजक यौगिक की आप अगर बात करते हो तो उपसंयोजक यौगिक के अंदर क्या होता है, ये ठोस में भी, सॉलिड में भी और द्रव में भी, दोनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। यानी कि जब इनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये अपनी पहचान नहीं खोते हैं, तो इनका जलीय विलयन बनाते हैं तो ये अपनी पहचान भी नहीं खोते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे इनका जलीय विलयन हम बनाएंगे, जैसे हमारा ये ले रहे थे हम लोग उपसंयोजक यौगिक में ये आता है, अगर आपने इसको वाटर के अंदर ऐड किया तो ये नहीं है
इसके अंदर कौन कौन से आयन है? पोटेशियम और ये आयरन और ये साइनाइड। तो ये पोटेशियम का, Fe का, साइनाइड का टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे कि ये जलीय विलयन में भी क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। तो जलीय विलयन में भी ये स्थायी होते हैं। तो देखो ये टूट सकते हैं ना, टूट सकते हैं तो किसमें टूट सकते हैं? देखो यहाँ पर अगर टूटेगा, अगर मान लो इस कंपाउंड को मैं यहाँ आपको तोड़ के बता रही हूँ, तो टूटेगा तो एक तो बना लेगा 4K+ और प्लस में FeCN6 इसके अंदर टूटेगा। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर ये टूटेगा, यानी कि इसमें इनका ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो जैसे इनको जलीय विलयन में, उपसंचय यौगिकों को जलीय विलयन के अंदर डाला जाता है तो ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं, ये अपनी पहचान को खोते नहीं हैं और अपने अंदर उपस्थित आयनों का टेस्ट भी नहीं देते हैं, तथा ये ठोस व जलीय दोनों अवस्थाओं में क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अब उपसंयोजक, हमारा चैप्टर ही क्या है? उपसंयोजक यौगिक है। तो हम इन्हीं को डिटेल से लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपको बस इतना समझना है कि ये डबल सॉल्ट होते हैं, वो मिलकर बने होते हैं। किससे? दो या दो से अधिक सरल यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। जलीय विलयन में अपने पहचान खो देते हैं तथा अपने आयनों में पूरी तरह से टूट जाते हैं और इनमें उपस्थित जो भी आयन है उनका वो टेस्ट देते हैं। ठीक है, उपसंयोजक यौगिक में क्या लिखोगे? ये ठोस तथा जलीय दोनों अवस्थाओं में क्या होते हैं? स्थायी होते हैं तथा जैसे इनका जलीय विलयन बनाते हैं तो अपनी पहचान को नहीं खोते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं तथा ये जैसे इनमें अपने अंदर उपस्थित आयनों का टेस्ट भी नहीं देते हैं। ये सिर्फ पोटेशियम का दे सकता है, इसका टेस्ट नहीं देगा। पोटेशियम का भी क्यों देता है? क्योंकि ये इसके बाहर उपस्थित है। ओके, तो ये आपको समझ आया। उसके बाद हम डिटेल से कौन पढ़ेंगे? आपका उपसंयोजक यौगिकों के बारे में। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? अब देखो, आप लोग को पता होना चाहिए उपसंयोजक यौगिक जो हैं वो क्या होते हैं, कैसे मिलकर बने होते हैं, कौन सा आयन में बॉन्ड पाया जाता है। देखो सहसंयोजक में तो सहसंयोजक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ऐसे बॉन्ड होते हैं ना। तो उपसंयोजक यौगिकों में कौन सा बॉन्ड होता है? उपसंयोजक यौगिकों में उपसंयोजक ही बंध उपस्थित होता है। देखो अभी हमने एग्जाम्पल क्या लिखा था? K4FeCN6 ये लिखा था, ये उपसंयोजक यौगिक था हमारा, इसका एग्जाम्पल यही लिखा था हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इस उपसंयोजक यौगिक में देखो, मैं फिर बोल रही हूँ, नोट्स में कोई अदर एग्जाम्पल भी मिल सकता है। ये जरूरी नहीं आपको यही पर्टिकुलर एग्जाम्पल मिले। आपको जो नोट्स में मिला आप उसको मैच कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा ही होगा, लेकिन आपके शायद नोट्स में K2AgCN2 समथिंग है। ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये है, ये है, एक ही बात है, ये भी कोऑर्डिनेशन है, ये भी कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, आपको सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड विच बॉन्ड इज द प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन सा बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर आप लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो इनके बीच में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन यौगिक, तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि इसमें लुईस एसिड व लुईस बेस के बीच में बंद होता है। अब भाई हमें तो नहीं पता लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, आप तो ये भी कह दोगे है ना। तो लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो लुईस ने कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉन के बेस पे एसिड और बेस का। इलेक्ट्रॉन के आधार पर उसने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया। इलेक्ट्रॉन के बेस पे उन्होंने क्या दिया कि जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, वो क्या होंगे? आपके लुईस बेस। ठीक है, जो भी कंपाउंड, जो भी स्पीसीज हमारी इलेक्ट्रॉन दान करती है वो क्या होगी? लुईस बेस। और जो भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो क्या होगी? आपकी लुईस एसिड। ठीक है, जो डोनेट करेगा लुईस बेस और जो एक्सेप्ट करेगा लुईस एसिड।
ओके, तो यहाँ पर आपको मैंने अभी क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन के अंदर लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। इट मीन्स यू नो दैट कि यहाँ पर एक तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा और एक कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। इस चीज से क्लियर हो रहा है ना कि यहाँ पर जैसे हम लोग सहसंयोजक में, आप इसका नाम छोड़ दो, उप का छोड़ दो, सहसंयोजक में आप लोग क्या पढ़ते हो कि शेयरिंग होती है। ए और बी जो है उन दोनों में क्या होती है, शेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और शेयरिंग से साझा करके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। वो हो गया सहसंयोजक यौगिक। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, उप सहसंयोजक में। तो उप सहसंयोजक में हमने क्या बात की कि एक लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में, और लुईस एसिड लुईस बेस को आपको बता दिया कि लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन को दान करता है। यानी कि यहाँ पर आपका मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, मान लो इसको मैं बेस मान लेती हूँ, क्षार, बेस का मतलब होता है क्षार, और इसको मैं मान लेती हूँ एसिड यानी कि अम्ल। तो बेस क्या करेगा, देगा, और एसिड क्या करेगा, लेगा। तो इनके बीच में ऐसा बॉन्ड होता है। तो उपसहसंयोजक बॉन्ड को दर्शाने का यही एक तरीका, ऐसे दिखाते हैं हम लोग उपसहसंयोजक बॉन्ड को। जैसे दिखाते हैं ना ऐसे सहसंयोजक को, ऐसे उप सहसंयोजक को एक साइड हेडेड एरो से दिखाते हैं, मीन्स एक साइड ऐसे तीर के निशान से दिखाते हैं, जिसमें क्या प्रदर्शित करता है कि इधर से ये वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ये वाले दान करने वाले हैं इसलिए ये वाले ग्रहण करने हैं, ये दान करने वाले इसलिए लुईस बेस, और ये ग्रहण करने वाले इसलिए लुईस एसिड। इतना चीज क्लियर हुआ। अब देखो लुईस एसिड बेस के बीच में बॉन्ड होता है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। यानी कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको इतना क्लियर हुआ कि जो इसमें दो कंपाउंड वगैरह होंगे तो एक तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। उससे पहले कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपके टर्म्स आएंगी वो हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट जो आपकी इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो आती है केंद्रीय धातु। देखो इन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार में इस चैप्टर में सेंट्रल मेटल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल मेटल, ठीक है। तो हो सकता है मैं केंद्रीय धातु ना बोलूं, सेंट्रल मेटल ही बोलूंगी। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना इंग्लिश में भी। सेंट्रल मेटल, ठीक है, केंद्रीय धातु। और इसमें लिगेंड होता है, लिगेंड के बारे में हम पढ़ेंगे क्या लिगेंड होता है। अब बार बार में मैं चैप्टर में नाम लूंगी लिगेंड तो आपको पता ही नहीं होगा लिगेंड क्या होता है। तो चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम थोड़े से इसमें जो भी परिभाषाएं आती है, जो भी टर्म्स आती है, उन टर्म्स को हमें पढ़ना जरूरी है कि ये क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली टर्म हमारी क्या है, केंद्रीय धातु। देखो ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये साइनाइड जो 6 है, ये 6 साइनाइड इसके साथ जुड़े, इसके साथ जुड़े ना, और ये क्या हमारी धातु है, आयरन क्या है हमारी धातु है। तो ये केंद्रीय जो धातु है ये ही क्या कहलाती है, हमारी केंद्रीय धातु, जिसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, ठीक है, वो जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच में सेंट्रल में उपस्थित है ये क्या है, आपकी केंद्रीय धातु। इस Fe के साथ में ऐसे करके 6 साइनाइड क्या है, जुड़े हैं, ठीक है। ये 6 साइनाइड यहाँ पर क्या होते हैं, इसके अंदर जुड़े होते हैं, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र के अंदर जो धातु उपस्थित है, वो केंद्र के अंदर जो धातु उपस्थित है वो आपकी क्या कहलाएगी, केंद्रीय धातु। इज इट क्लियर कि केंद्रीय धातु क्या होगी, जो लिगेंड्स के द्वारा ऐसे जुड़े रहेंगे, जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो धातु प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, आपकी केंद्रीय धातु, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसके अंदर ये लिगेंड है, इनको जो यहाँ पर लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर दान करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइन कैसे लगाएंगे, ऐसे, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो बेस होगा वो देने वाला होगा, एसिड लेने वाला। तो यहाँ पर एसिड की तरह एक्ट कौन कर रही है, धातु, ठीक है। जो यहाँ पर लुईस एसिड की तरह एक्ट कौन कर रही है, धातु, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ले रही है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। और इलेक्ट्रॉन ग्राही को क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस एसिड,
ठीक है। ये मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही, या फिर इसको क्या कहा जाता है, लुईस एसिड। इज इट क्लियर? उसके बाद देखो सेंट्रल मेटल है तो कोई भी केंद्रीय धातु कब होगी, कुछ कंडीशन उसे फुलफिल करनी होगी। वो कंडीशन क्या है कि पहली देखो इसके पास में इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है तो इसके पास कैसा चार्ज होना चाहिए। कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण कब करेगी, या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव चार्ज वाले को तो दे नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज रिपेल्स टू ईच अदर, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यानी कि पॉजिटिव वाले को ही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यानी कि इस मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, धनावेश। तो या तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, धनावेश युक्त होनी चाहिए, या फिर आप पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, धनावेश, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो उसे, उदासीन। न्यूट्रल होगी तो भी क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। फिर देखो दूसरी चीज, इसके पास में खाली कक्षक उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि अगर इसके कक्षक भरे हुए होंगे तो इलेक्ट्रॉन लेगी कहाँ पे, ठीक है। तो इस धातु के कक्षक क्या होने चाहिए, खाली। नोट्स में अगर कोई पॉइंट रह जाए इसमें से ना हो तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। केंद्रीय धातु कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राही होगी, लुईस एसिड होगी, आई थिंक लुईस एसिड नाम नहीं है तो उसे ऐड कर लेना। धनावेश उदासीन है आपके नोट्स में, तो धनावेश या उदासीन होगी। एक चीज आप नोट कर लेना, ये कर लेना कि इसके अंदर यहाँ पर मेटल के पास में खाली कक्षक उपस्थित होने चाहिए। खाली कक्षक उपस्थित होने चाहिए, खाली कक्षक होंगे तभी क्या होगा, यहाँ पर आ सकता है। अब देखो मान लो आपको एक मेटल दे दी Fe2+, एक मेटल दे दी Fe3+, कौन सी मेटल ज्यादा लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगी, यहाँ पर 2+ चार्ज है, यहाँ पर कितने 3+ चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतनी ही बेस्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही होगी, इसलिए ये वाली मेटल यहाँ पे ज्यादा अच्छे से काम करेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंडीशन और लिख सकते हो आप लोग कि जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है यानी जो धनावेश है वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कंडीशंस किसकी हो गई, केंद्रीय धातु की, कि केंद्रीय धातु के पास क्या क्या उपस्थित होना चाहिए। और यहाँ पर केंद्रीय धातु कौन होगी, जो यहाँ पर सेंट्रल के अंदर उपस्थित होगी, जिसको लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन लाके दे रहे। यहाँ पर देखो मैंने फिर बता रही हूँ, यहाँ पर साझा करके इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक पूरी तरह से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उसको दे देता है। तो यहाँ पर जो ये वाले हैं इनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल ले लेती है, तो मेटल ले लेगी, इसके लिए उसके पास में या तो क्या होना चाहिए, वो धनावेश होनी चाहिए ताकि वो ले सके, या फिर वो क्या होनी चाहिए, उदासीन होने चाहिए, और या मेटल के पास में खाली कक्षक उपस्थित। कंडीशंस फुलफिल करते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक जो तत्व उनको क्या कहा जाता है, संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं, ठीक है। तो जो ट्रांजिशंस मेटल है हमारी संक्रमण धातुएं हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो इन कंडीशंस को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। तो इन कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, इसलिए जो डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं वही यहाँ पर केंद्रीय धातु के रूप में उपयोग में ली जाती हैं। तो डी ब्लॉक की धातु जैसे आपकी होगी आयरन हो गया, ये जैसे मैंगनीज हो गया और कोबाल्ट हो गया, ठीक है, और निकल हो गया। इस प्रकार से ये जो ट्रांजिशन मेटल है ये हमारे क्या होते हैं, काम में ले जाते हैं। कॉपर, ठीक है, Ag भी लिया जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होते हैं, यानी Ag भी डी ब्लॉक में ही आ रही है, सारी धातु किसमें आ रही है, डी ब्लॉक में ही आ रही है ना। तो डी ब्लॉक धातु यहाँ पर किसका काम करती है, केंद्रीय धातु का। ओके, तो आज का इतना काफी है, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स बनाइए इसको। फिर बता रही हूँ 4th चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो आप मुझसे पूछेगा, और उसमें न्यूमेरिकल वगैरह आप सॉल्व करके देखना।
एक काम करूंगी, मैं आपको न्यूमेरिकल लिख के दे दूंगी, ठीक है। मैं आपको 8-10 न्यूमेरिकल एक पेज पे लिख के आपको मैं सर को भेज दूंगी, वो भेज देंगे। तो आप वो न्यूमेरिकल करके देखना किसके कितने सॉल्व होते हैं, क्योंकि बुक्स आपके पास नहीं होंगी तो न्यूमेरिकल कहाँ से करोगे। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लिख के दूंगी, वो आप न्यूमेरिकल्स उसके करके देखना कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल और आ सकते हैं। 2-3 मैंने कराए उसी टाइप्स के और आपको दूंगी, ठीक है। और इस चैप्टर में आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग टर्म्स अच्छे से पढ़ लेना पूरे चैप्टर में। अब मैं ये वापस से समझाने नहीं बैठूंगी कि सेंट्रल मेटल में इतना सारा, वहां पर मैं सिर्फ केंद्रीय धातु नाम लूंगी, आपको इतना सारा रिकवर हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये सब होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आगे जाके कोऑर्डिनेशन पूरा बन पाएगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए जो केंद्रीय धातु क्या है, ये जो यहाँ पर एफ है वो किसका काम कर रही है, केंद्रीय धातु का, ये इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से लर्न करने का और अच्छे से पढ़ेगा और इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लेगा। कल हम लोग लिगेंड्स के बारे में आगे इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और है कि भाई क्या होते हैं लिगेंड्स, कैसे ये जो स्फीयर ये बना होता है, किसका बना होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है, ओके। तो अच्छे से लर्न करना, बाय।